नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360। मुंबई के दादर चौपाटी से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तराखंड तबाही के साथ। आपको बता दें, उत्तराखंड में जिस तरह से ग्लेशियर टूटने से तबाही मची है, जिंदगियां बचाने की जंग यहां पर चल रही है। आपको बता दें 18 लोगों के शव अभी तक बरामद हो चुके हैं और 200 से ज्यादा लोग लापता हैं। चमोली जिले के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने के कारण अलकनंदा और धौलीगंगा नदियों में भयंकर बाढ़ आ गई है। बाढ़ यहां पर 5 पुलों को बहा कर ले गई। इस हादसे में तपोवन पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। यहां मौजूद एक टनल पूरी तरह से ग्लेशियर फटने के बाद बाढ़ के साथ बहकर आए मलबे से भर गई है। खबरों के मुताबिक इस टनल में 34 मजदूर फंसे हुए हैं। इन मजदूरों को बचाने की कोशिश की जा रही है। टनल के अंदर जेसीबी की मदद से रेस्क्यू टीम के जवान जो हैं वो मलबा साफ कर मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये टनल करीब 1.5 किलोमीटर लंबी है और जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां कई मजदूर काम कर रहे थे। बात करी जाए इस राहत कार्य की तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर के दृश्य जो है। और इस वक्त हम एनटीपीसी की उस हाइड्रो पावर प्लांट की उस टनल में के पास मौजूद है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि तकरीबन 38 लोग अंदर फंसे होने की आशंका बताई जा रही है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरफ जो कीचड़ आपको नज़र आ रहा है, जितना भी ये मलबा आपको नज़र आ रहा है, ये इनमें से ज़्यादातर इस टनल के अंदर से निकाला गया है। तो एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह का भयावह वो दृश्य रहे होंगे जब इतना कीचड़ आया कि इस टनल में पूरी तरीके से भर गया और अंदर तकरीबन 38 से 40 लोग मौजूद थे जिस वक्त जो काम कर रहे थे एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट में, जो अंदर ही फंसे हुए रह गए। तो इससे पहले कि मैं यहाँ के जो अधिकारी मौजूद है आईटीबीपी के उनसे बात करूं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो डैम का वो दृश्य जो डैम एनटीपीसी का था जो टूट गया है। यहाँ पर आप अगर नदी का बहाव देखें तो दूसरी तरफ से जब ऋषिगंगा जो पावर प्रोजेक्ट था उसका मलबा पूरा आया तो अपने साथ इस डैम में भी तबाही उसने मचा दी और इसमें भी काफ़ी भारी नुकसान हुआ। हालांकि सबसे ज़रूरी बात समझने की ये है कि ये काफ़ी बड़े लेवल का डैम था। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू था, तकरीबन 70% यहाँ पर काम किया गया था और इसीलिए काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे जो बाढ़ आने के बाद, मलबा आने के बाद अंदर फंसे रह गए। और अभी यहाँ पर एडीजी भी मौजूद है आईटीबीपी के, उनसे हम बात करेंगे। ये देखिए रैनी गांव है, उसी में 3 चीज़ें स्टैंड करती हैं। नंबर 1 इज डैम, जो प्राइवेट डैम था, एक वो था तो दैट इज कम्प्लीटली स्वेप्ट अवे पूरी तरीके से। अब कितने मरे क्या हुए दैट में बी द पीपल आर टेकिंग अकाउंट ऑफ इट। सेकेंड था वहाँ पे ब्रिज बहुत स्ट्रॉन्ग था, स्टर्डी था, विच वॉज लिंकिंग टू द बॉर्डर टुवर्ड द नीति पास, मलारी एंड ऑल सुराई टोटा। तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है। की बॉर्डर से लगा हुआ जो आप बता रहे हैं, बिल्कुल उसको तोड़ दिया उसने। इन द बारगेन विद द रिजल्ट 13 विलेजेस विच वर अक्रॉस दैट ब्रिज आर अफेक्टेड। टनल है सामने, यू कैन फोकस ओवर टनल की तरफ दिखाइए। ये काफ़ी अंदर तक जाती है सीधे। हाँ। और तकरीबन 200 मीटर के बाद एक लिंक है इस टनल के साथ, एक और छोटी टनल है। हाँ। तो जहाँ पर हमें एस्टिमेट किया गया है कि शायद वहाँ पे वो लोग जो अटके हुए हैं वहाँ पे है मेजॉरिटी ऑफ देम। तो प्रयास ये किया जा रहा है, अभी जो 4 पार्टियाँ बना दी गई हैं, आईटीबीपी की पार्टी है, एनडीआरएफ की पार्टी है, इसमें एसडीआरएफ की पार्टी है, आर्मी की पार्टी है। इसमें सबको अपने अपने विधा के अनुसार, स्किल के अनुसार दे विल एंटर इनसाइड और कोशिश करेंगे कि अभी तो मशीन से हो रहा था कि हमारे पास जो चीज़ें हैं कि हम कितना आगे जा सकते हैं। इससे फिर हमें आगे के बारे में पता चलेगा कि आगे का स्टेप क्या लेना है। क्या लेंगे सर, आप एनडीआरएफ से है, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आर्मी एनडीआरएफ सब साथ मिलकर एक रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। आपके हिसाब से क्या क्या प्रायोरिटीज अभी रखी जा रही है ऑपरेशन की? प्रायोरिटी तो हमारी है जैसे जल्दी से जल्दी टनल क्लियर हो जाए और हम नीचे अंदर घुस करके अपने सारे सर्च इक्विपमेंट जो हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट्स हैं वो सारे सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हुए विक्टिम कोई है वहाँ पे जिंदा उसको लोकेट कर पाए, उसको निकाल पाए, ये हमारी प्रायोरिटी होगी जी। और इमीडिएट कोई नेक्स्ट स्टेप जो आप लोग लेने वाले होगी? इमीडिएटली तो अभी काम आपके सामने चला हुआ है, रास्ता जैसे बनता जाएगा हम अंदर पेनिट्रेट करेंगे और
अपने इक्विपमेंट का सहारा लेकर के जो भी सिखलाई सारे ट्रेंड लोग हैं, तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। और ये ऑपरेशन रात होने के बाद रुकेगा नहीं, 24 घंटे सातों दिन तब तक चलेगा जब तक पूरी टनल के अंदर तक जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस के यहाँ पर जवान मौजूद है अंदर ना चले जाए और पूरा का पूरा यहाँ से कीचड़ पूरी इस टनल को वापस ना कर लिया जाए। तो अक्षय डोंगरे की आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे उत्तराखंड से। अब आइए आपको दिखाते हैं जिस टनल का ये जिक्र कर रहे थे, किस तरह से वहां पर जिंदगियां बचाने की पूरी जंग चल रही है। सिलसिलेवार तरीके से जो आंकड़े हमारे सामने आए हैं वो आपको बताते हैं। सुरंग की जो लंबाई है वो 1.5 किलोमीटर है। सुरंग 12 फुट ऊंची और 15 फुट चौड़ी है। लोग किस जगह पर फंसे हुए हैं इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है। कितने लोग फंसे हुए हैं इसकी भी पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन अंदेशा है कि 30 से ज्यादा लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। एक ही जगह पर ये फंसे हुए हैं या अलग अलग, इसकी भी जानकारी फिलहाल पुख्ता तौर पर नहीं है। बचाव अभियान में आईटीबीपी के 300 लोग, वहीं सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 200 जवान यहां पर रेस्क्यू में लगे हुए हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हालात का जायजा लेने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। उन्होंने रेस्क्यू टीम जो उनके अधिकारी हैं उनसे उन्होंने बात की है। इसके बाद उन्होंने एनडीटीवी से बात की और कहा कि प्राथमिकता सबसे पहले यह है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बचाना है। कितनी उम्मीद है जो अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकालने की? देखिए, उम्मीद जब तक हम वहाँ तक नहीं पहुँचते हमको पूरी उम्मीद है, क्योंकि कहते हैं जाको राखे साया मार सके ना कोई। तो हम उन तक पहुँचने में जहाँ तक पहुँचा जा सकता है आखिरी छोर तक हमारे जवान वहाँ पहुँचेंगे और उनको हमारी कोशिश होगी। सर, बड़ी त्रासदी है तो आगे ऐसा ना हो उससे प्रिवेंशन के लिए क्या कदम सरकार उठाएगी? देखिए, उसके लिए आजकल मैपिंग की व्यवस्था है, तो उसके लिए जो वैज्ञानिक लोगों के साथ राय मशवरा किया गया है और आजकल कुछ ऐसी रिसर्च हुई है कि अर्ली वार्निंग दिया जा सकता है। तो हम उस सिस्टम का हम लोग तो प्रायोरिटी क्या रहने वाली है सरकार की? अभी प्राथमिकता क्या रहने वाली है? प्राथमिकता जो लोग अभी टनल में फंसे हैं उनको बाहर निकालना और जो बाहर है उनको किसी तरह की तकलीफ न हो, ये हमारी प्राथमिकता है। तो अभी हमने बात करी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत से और उन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि अभी प्राथमिकता सरकार की यही रहने वाली है कि जो लोग टनल के अंदर फंसे हुए उन्हें किसी तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और मैपिंग के जरिए सरकार ये दर्शाना चाह रही है कि आगे आने वाले दिनों में इस तरह की दोबारा त्रासदी ना हो, इसके लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। कैमरा पर्सन अश्विनी मेहरा के साथ अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। और न्यूज 360 में उत्तराखंड तबाही के बाद फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे टीकाकरण अभियान में किस तरह से भारत भले ही तीसरे नंबर पर पहुंच चुका है, लेकिन अगर महाराष्ट्र की बात करें जो कि कोरोना हॉटस्पॉट बना रहा, यहां पर टारगेट से ये राज्य काफी पीछे चल रहा है। अगर मुंबई में बात करें तो फ्रंट लाइन वर्कर्स, हेल्थ लाइन वर्कर्स को मिलाकर देखें तो बस 20% लोगों की, रजिस्टर्ड लोगों का ही टीकाकरण हो पाया। ऐसे में निजी अस्पतालों में लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है टीके के लिए। पूरी खबर दिखाएंगे ब्रेक के बाद, देखते रहिए न्यूज 360। और ब्रेक के बाद न्यूज 360 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं टीकाकरण अभियान की। कोविड के खिलाफ जो ये जंग चल रही है उसमें भारत फिलहाल तीसरे नंबर पर पहुंचा है। 58 लाख हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट किया जा चुका है, उन्हें टीका लगाया जा चुका है। लेकिन महाराष्ट्र जहां सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई हेल्थ केयर वर्कर्स की टीकाकरण के लिए, वो टारगेट से काफी पीछे है। 44% ही लोगों का टीकाकरण हो चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी चल रहा है, लेकिन ऐसे में इनकी आशंकाएं दूर करने के बजाय एक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं, क्योंकि निजी अस्पतालों में एक सर्कुलर जारी हुआ है जहां उन्हें कहा गया है कि अगर वो टीका नहीं लगवाते हैं तो अगर कोरोना होता है उन्हें, तो किसी भी तरह से अस्पताल उन्हें सहूलियत नहीं देगी और उनका खर्चा नहीं उठाया जाएगा। देखिए पूरी खबर। कोविड-19 का टीका लेने से बच रहे अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए पुणे के एक निजी अस्पताल ने इस तरह का सर्कुलर जारी किया है, बताते हुए कि सभी कर्मचारियों को वैक्सीन लेनी है। जो नहीं लेंगे उन्हें वाजिब स्वास्थ्य की वजह बतानी होगी, नहीं तो उन्हें कोरोना होने की सूरत में अस्पताल की सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। अस्पताल उनका खर्च भी नहीं उठाएगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र प्रवक्ता इस दबाव को सही बता रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है
ये इन कर्मचारियों को अस्पतालों ने उनका काउंसलिंग किया है, उनको सब बताया ये वैक्सीन लेना कैसे सेफ है। डॉक्टरों ने खुद वैक्सीन लिया है, फिर भी जो हेल्थ वर्कर्स है वो खुद लेना नहीं चाहते। लेकिन आईएमए के कहने के बावजूद मुंबई के डॉक्टर हमजा जैसे कई स्वास्थ्यकर्मी अभी तक वैक्सीन लेने के लिए भरोसा नहीं जुटा पाए हैं। वैक्सीन के लिए अभी नाम तो फर्स्ट डे पे ही आ गया था, बट मैंने पर्सनली वैक्सीन अब तक लिया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पर्सनल रीजंस के अभी मेरे को पहले देखना है कि आफ्टर 1 मंथ और समथिंग के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं या नहीं आते हैं या क्या है, क्योंकि अभी इंडिया का 3rd फेज ट्रायल अभी चल रहा है, तो इसलिए मैंने तो वैक्सीन लिया नहीं पर्सनली। हालांकि मुंबई में वैक्सीन के लिए मना करने वालों को 3 मौके दिए जा रहे हैं। हर एक बंदा जो रिफ्यूज़ करता है उन्हें 3 मैसेजेस आएंगी, 3 कॉल्स आएंगे, और अगर फिर भी वो आगे नहीं आए तो 3 कॉल्स के बाद वो डिफॉल्टर लिस्ट में जाएंगे। लेकिन किसी तरह का एक्शन तो उन पर नहीं लिया जाएगा? नहीं, कोई एक्शन नहीं होगा। और कोई भी बंदा अगर आता है, रजिस्टर करता है, बूथ तक आता है, वैक्सीनेशन बूथ तक आता है, वहाँ जाकर उनको लगता है कि नहीं मुझे नहीं लेनी है, सो दे आर फ्री टू वॉक अवे। देश में 96 लाख स्वास्थ्य कर्मियों ने टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। इनमें से 58 लाख को टीका लग चुका है, यानी 60% को, जबकि महाराष्ट्र में 10,54,000 लोगों ने रजिस्टर कराया, लेकिन 4,73,000 को ही टीका लग पाया, यानी करीब 44% को। मुंबई में अब तक करीब 80,000 को ही टीका लग पाया है, जो लक्ष्य का बस 20% है। मुंबई के एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर कहते हैं धीरे धीरे झिझक खत्म हो रही है, सेंटर बढ़ाए गए हैं और जल्द तीसरे फेज की शुरुआत होगी। हमने शुरुआत में 9 सेंटर और 40 यूनिट बनाए थे, अभी हमने उसे बढ़ोतरी करके 21 सेंटर और 114 यूनिट बना दिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सके। शुरुआत में कुछ झिझक थी और इस प्रकार से हम वैक्सीनेशन प्रोसेस जल्दी से जल्दी खत्म करने का हमारा प्रयास है, ताकि हम तीसरे चरण का भी शुरुआत जल्दी से कर सके। मार्च मध्य तक तीसरे फेज की शुरुआत हो सकती है, जिसमें 50 साल से ऊपर और दूसरी बीमारियों से ग्रसितों को टीका लगना है। लेकिन टारगेट हासिल करने का प्रतिशत देख साफ जाहिर होता है कि अभी लोगों की आशंकाएं दूर करने में प्रशासन और सरकार को और मेहनत करनी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और मुंबई के दादा चौपाटी से न्यूज 360 में फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।